हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग देख सकते हैं 12th क्लास का हिंदी का फ्रेंड सब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे फ्रेंड, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी का सब्जेक्टिव देखेंगे फ्रेंड, जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे फ्रेंड, एक ही वीडियो में पूरा बुक का निचोड़ वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए देख सकते हैं फ्रेंड, आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए फ्रेंड, पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो देख सकते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देख सकते हैं, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो इसका आंसर में लिखना है कि अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह सृष्टि गूंगी के हाल में होती, सब लोग लुंज पुंज मानो एक कोने में बैठा रहना, और इसके साथ साथ एक दूसरे के भावनाओं को कह एवं सुन सकते थे। देख सकते हैं फ्रेंड कि यहाँ पर जो लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि अगर हमें बोलने की क्षमता ना होती तो सारी सृष्टि गूंगी हो जाती और कोई एक दूसरे के दुख सुख देखने वाला नहीं होता, सभी लुंज पुंज मानो कोने में बैठा रहता, साथ ही एक दूसरे के भावनाओं को कह भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकते। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का विचार है। तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी और एडिसन का क्या विचार है। तो देख सकते हैं कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य साक्षात्कार होता है। देख सकते हैं कि बेन जॉनसन के अनुसार कहा गया था कि बोलने से ही मनुष्य साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है, बहुत ही उचित जानना पड़ता है। तथा एडिसन का कहना था, एडिसन का मत था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, जिनका तात्पर्य यह हुआ जब दो आदमी होती हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खुलते हैं। देख सकते हैं कि एडिसन के अनुसार कहना था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, और जब दो आदमी आमने सामने होता है तभी अपने दिल एक दूसरे के सामने खुलते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो चलिए किस तरह से लिखना है। देख सकते हैं कि यूरोप महादेश में बात करने का एक हुनर है, यूरोप महादेश में बात करने का एक हुनर है, जिन्हें आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। जब दो व्यक्ति बुद्धिजीवी अथवा चतुर लोग बैठकर चतुराई की बात करते हैं। देख सकते हैं कि जब दो व्यक्ति बुद्धिजीवी यानी एक मूर्ख और एक चतुर लोग बैठकर अपनी चतुराई की बात करते हैं और सुनने में हमारी कानों को अति प्रिय लगता है, जिन्हें सुना गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुना गोष्ठी कहते हैं। देख सकते हैं कि आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन एक यूरोप के लोगों में बातचीत करने की हुनर है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो वहाँ के एक अलग ही कला दिखाया गया है, जिन्हें आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, इसके द्वारा वह देख सकते हैं इसके द्वारा वह कैसे अपना स्वार्थ नवीन संसार का संरचना कर सकता है। तो चलिए किस तरह से लिखना है। देख सकते हैं फ्रेंड कि मनुष्य का बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका गोष्ठी हो सकता है, यानी देख सकते हैं कि सुहद गोष्ठी हो सकता है। इसमें मनुष्य अपनी कार्य की चतुराई की
बात करता, देख सकते हैं, मनुष्य अपनी कार्य की चतुराई का बात करना है, जिसमें सार्थक शब्द के पहलुओं को विशेष ध्यान रखा जाता है। देख सकते हैं कि जिसमें सार्थक शब्द का जो पहलू है उसको विशेष ध्यान रखा जाता है, और उसी में मानव ज्ञान पाकर अपने स्वार्थ नवीन संसार की रचना कर सकता है। देख सकते हैं कि उसी में मानव को ज्ञान पाकर स्वार्थ नवीन यानी नया संसार की रचना कर सकता है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे 5वां नंबर जो क्वेश्चन है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो चलिए किस तरह से लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ के माध्यम, देख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पदखंड के बातचीत से अवंतित है, यानी बातचीत से लिया गया है, जिसके रचना बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जो भारतेंदु युग के आलोचनात्मक निबंधकार हैं। इस पंक्तियां में हम लोग को समझाना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में अपनी रुबाई को दिखाने में अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। देख सकते हैं कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में जो अपनी रुबाई यानी अपना बड़प्पन को दिखाने में अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर लोग बोलते हैं, मतलब अपनी बड़ाई काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, जिससे मनुष्य, देख सकते हैं कि जिससे मनुष्य का अस्तित्व सार्थक प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे मनुष्य का जो, देख सकते हैं, अस्तित्व है वह सार्थक प्राप्त नहीं हो पाता है कि एक गुणी या धनी या गरीब, देख सकते हैं कि ये गुणी या धनी हो या फिर गरीब हो, तब तक पता चलेगा जब सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी कह रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष का प्रकट, यानी धनी है या फिर गुणी है या फिर गरीब है, जब तक एक दूसरे के सामने नहीं बोलता है तब तक उसको पता नहीं चल सकता है। तो इसी के बारे में बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष का पता नहीं चलता है। तो चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है कि इस निबंध की क्या विशेषता है, अथवा बातचीत निबंध की क्या विशेषता है। तो देख सकते हैं कि बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट जो स्वयं साहित्य का एडिशन कहलाया है, देख सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जो स्वयं साहित्य का एडिशन कहलाते हैं, दो व्यक्ति अथवा दो अनमुख व्यक्ति के बीच में शब्दों का स्नाक में प्रसाद होता है, शब्दों का स्नाक में प्रसाद होता है, जिसे सार्थक निरार्थक शब्दों का ओत प्रोत होता है। मतलब देख सकते हैं जिससे कि सार्थक शब्दों का जो निरार्थक है आगे पीछे होता है, जिससे वह सार्थक शब्दों में चयन कर अपने सार्थक जीवन में नवीन संसार का निर्माण करता है। क्या? नवीन संसार का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे उसने कहा था लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या है? लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चलिए गुलेरी जी के बारे में यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको यहाँ पे हल किए हैं। तो चलिए, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई, कहानी में कितने भागों में युद्ध का वर्ण है। तो चलिए किस तरह से लिखना है कि उसने कहा था कहानी के 5 भागों में बांटा गया है। कितना? 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी को 3 भागों में युद्ध का वर्ण किया गया है। इस कहानी में जो 3 भागों में है वह युद्ध का वर्ण किया गया है। किसका? युद्ध का वर्ण किया गया है। और दूसरे और तीसरे और चौथे भाग में
भाग में युद्ध का दृश्य है। क्या है? दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कहानी के मुख्य पात्रों की सूची तैयार करें। कहानी के मुख्य पात्र की सूची तैयार करना है। तो चलिए, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, वैसे तो कहानी में कई पात्र हैं, परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। परंतु जो मुख्य पात्र हैं उनकी सूची निम्नलिखित है। लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, बोधा सिंह, अंतर सिंह, देख सकते हैं वजीरा सिंह और महा सिंह आदि जो लोग हैं वह इस कहानी का मुख्य पात्र हैं। तो चलिए देख सकते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लहना सिंह के परिचय अपने शब्दों में देना है। लहना सिंह कौन थे? तो चलिए उनका परिचय किस तरह से लिखना है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी और वीर सिपाही था। क्या था? लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी और वीर सिपाही था जो इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। क्या थे? जो इस कहानी के प्रमुख पात्र एवं नायक थे। लेखक ने कहानी में उनके चरित्र की पूरी तरह उभारा है, मतलब उनके जो रहन सहन है उनको पूरी तरह उभर दिया है। कहानी में उनका चरित्र निम्नलिखित व्यवस्था उभर कर सामने आई है। कहानी में जो उनकी व्यवस्था है वह निम्नलिखित प्रकार से सामने आई है। तो चलिए किस तरह से आई है। तो देख सकते हैं कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। क्या था? लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था जो अमृतसर शहर के बाजार में एक लड़की, देख सकते हैं, एक लड़की बचाने के बाद उसके एक भावना का जन्म हुआ जो प्रेम था। देख सकते हैं कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था जो अमृतसर बाजार में एक लड़की के जान बचाए थे, और उनके, देख सकते हैं, उनके एक भावना का जन्म हुआ था जो प्रेम था। ये बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका। यह बात सच है कि उन्हें अपना प्रेम न मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसा रखा था। देख सकते हैं कि लेखक कहे थे कि मान लिया कि उनका प्रेम नहीं मिल सका, यानी उनका प्रेम नहीं मिल सका, लेकिन फिर भी अपने सच्चाई से अपने मन के हृदय में बसा लिए थे प्रेम। तो चलिए देख सकते हैं कि लहना सिंह बहादुर और निडर व्यक्ति का स्वामी था। लहना सिंह थे जो बहादुर थे और निडर भी थे, तभी वे युद्ध को पूरी, देख सकते हैं, तभी वो युद्ध को पूरी तरह समझकर उसमें भाग लिए थे। पूरी तरह से वह युद्ध को समझे थे और उसमें भाग लिए थे। सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी। देख सकते हैं कि सूबेदारनी थी जो लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राण की रक्षा के लिए बात कही थी। तो लहना सिंह ने एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए प्राणों की आहुति दे दी। देख सकते हैं कि लहना सिंह उस वचन को निभाते निभाते अपने प्राण की आहुति दे दी थी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं ए रेशम में गाढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना की क्या प्रतिक्रिया हुई। तो क्या प्रतिक्रिया हुई? तो देख सकते हैं यह बात सुनते ही लहना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। यह बात सुनते ही लहना सिंह का जो शुद्ध और बुद्ध है वह खो बैठे। इसीलिए घर वापस आते समय एक लड़के को, देख सकते हैं, मोड़ी में धकेल दिया। देख सकते हैं कि यह बात सुनते ही लहना सिंह को शुद्ध बुद्ध खो गया और इसीलिए घर वापस आते समय लड़के को मोड़ी में
धकेल दिया। कौन धकेल दिए थे? लहना सिंह। एक खोमचे वाले के खोमचे में बिखेर दिया, एक कूले को पत्थर मारा और सब्जी वाले की दूध उलेर दिया, यानी दूध को उलट दिया। एक पूजा पाठ वाले औरत से टकरा गया जिसे उसने अंधा कह दिया था। किसने कहा था? लहना सिंह ने। ऐसा करते करते वे घर पहुंच गए। ऐसा करते करते वे घर पहुंच गए। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं कि जरा क्या है, मौत है और नमियों से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बजीरा के इस कथन का क्या आशय है? तो चलिए इस कथन का क्या आशय है देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 पद खंड के उसने कहा था से आवंटित हैं, जिसका रचनाकर्ता देख सकते हैं, जिसका रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। किसने है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। जिसमें बजीरा सिंह के इस कथन का आशय है कि वह युद्ध के मैदान में अत्यधिक डंडा देख सकते हैं, अत्यधिक ठंड पड़ रही थी। युद्ध के मैदान में गए थे, उस समय अत्यधिक ठंड बढ़ रही थी, जिसके कारण ऐसा लगता है कि मानो उनकी ही निकल जाएगी, मानो उनकी ही निकल जाएगी। वैसे भी इस स्थिति में इतने लोगों को भी निमोनिया हो रहा है। देख सकते हैं काफ़ी ठंड था, मानो देख सकते हैं ठंड से सभी कांप रहे थे। इतने लोगों काफ़ी लोगों को निमोनिया हो गया था। उन्हें मरने का संस्था नहीं मिल रहा था। देख सकते हैं उन्हें मरने का एक संस्था नहीं मिल रहा था। और मुरब्बे एक मिठाई है। मुरब्बा क्या था? एक मिठाई था जो ठंड को और बढ़ा देती हैं, जो शरीर में बहुत हानि करता है। देख सकते हैं मुरब्बा एक मिठाई था जो ठंड को काफ़ी बढ़ा देता है और शरीर को बहुत ही हानि पहुंचाता था। चलिए देख सकते हैं छठा नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं छठा नंबर है कि कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन में किनकी ओर संकेत हैं? तो इस कथन में किनकी ओर संकेत हैं? तो कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। बजीरा के इस कथन का संकेत फ्रांस के मेम साहब की ओर इशारा करती है। किनका ओर? फ्रांस के जो मेम साहब थे उनकी ओर इशारा करते हैं। देख सकते हैं उनकी ओर इशारा करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं कि लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है। तो चलिए किस तरह से लिखना है तो देख सकते हैं कि लहना सिंह के जो गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहते थे। तो लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहना था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ के विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। क्या कहते थे कि वेद पढ़कर विद्वान चलाने की देख सकते हैं वेद पढ़कर विमान चलाने की विद्या जान गए थे। कौन कहे थे? मौलवी। मंडी में देख सकते हैं मंडी में बनियों को बहकाता था कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। देख सकते हैं
कि लहना सिंह में के जो गांव में मौलवी आया था वह कहते थे कि जर्मनी के ऐसे लोग थे कि वेद पढ़कर विमान चलाना की विद्या जानते हैं। मंडी में बनियों को काफ़ी बहकाता था और डाक खाने से रुपया निकालने के लिए कहता था। किसको? लोगों को कहता था कि सरकार का राज्य जाने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उनकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय, इस कथन की पुष्टि करना है। तो चलिए इस कथन की पुष्टि किस तरह से करना है। यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उनकी बुद्धि दोनों ही अस्मरणीय हैं। लहना सिंह ने जिस तरह से अपना दायित्व निभाया है वे सच में काबिले तारीफ हैं, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे के जान बचाने की भीख मांगती थी। लहना से और बहादुर तथा देख सकते हैं लहना से और बहादुर तथा वीर लहना ने अपने जान के परवाह न करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। देख सकते हैं कि सूबेदारनी थी जो लहना सिंह से अपनी बेटे और पति की जान की भीख मांगी थी, यानी जान बचाने के लिए कहे थे। और देख सकते हैं अपने प्राण को त्याग कर लहना सिंह ने देख सकते हैं सूबेदारनी के बेटे और पति की रक्षा की थी। इतना ही नहीं, लहना जमादार के पद में दायित्व भी बड़ी बाखूबी से निभाया था। लहना सिंह जमादार के पद पर थे जो काफ़ी ही दायित्व से बेखूबी निभाई थी। चलिए देख सकते हैं लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने के योग्य हैं, क्योंकि नकली रूप में आए लफ्टन साहब से सोचा कि मैं लहना की चालाकी और बुद्धि से लफ्टन साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमानी से जंग जीत लिया था। देख सकते हैं कि लहना सिंह काफ़ी ही बुद्धिमान थे। जो जर्मन पलटन आया था उसको देख सकते काफ़ी बुद्धिमान से दबोच लिया था। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो क्या कर दिया? देख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक तिगंध भाग 2 के गद्य खंड के पाठ उसने कहा था से आवंटित हैं, जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? जिसके रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, जो इस पंक्तियां में हम लोग को समझाना चाहते हैं कि जब लड़ाई खत्म हो जाती तब लहना ने बोधा के साथ सूबेदार हजारा सिंह को भी जाने को कहता है, लेकिन सूबेदार लहना को इस घायल हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तब लहना ने बोला कि तुम जाओ। देख सकते हैं तुम जाओ, तुमको सूबेदारनी और बोधा का सौगंध है। तब सूबेदार जाने को तैयार हुआ। उसी समय लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि घर जाओ तो कह देना सूबेदारनी से कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। अर्थात सूबेदारनी ने देख सकते हैं सूबेदारनी ने उसे अपने पति और बेटे की जान बचाने को कही थी, वह मैंने कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं कि उसने कहा था का केंद्रीय भाव क्या है, वर्ण करना है। तो उसने कहा था का केंद्रीय भाव में लेखक
ने लहना सिंह का निछल प्रेम को दर्शाया। लहना सिंह ने उनकी देख सकते हैं लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुर्माई हो गई क्या? और लड़की छत देख सकते हैं हट कहकर दौड़कर भाग जाती थी। इसी से ऐसा प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम और प्रेम में निछल इसीलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की के द्वारा दिए गए वचन अपना समझकर निभाया और अपना प्राण की आहुति दे दी। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं 2 लेसन का सब्जेक्टिव लेकर आए थे फ्रेंड। तो चलिए अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि देख सकते हैं फ्रेंड इसी तरह से 2-2 लेसन कर पूरा बुक का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो लाइक शेयर और अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।